नमस्कार साथियों, मैं नरेश कुमार वारी, असिस्टेंट प्रोफेसर। हमने लास्ट वीडियो में राज्यसभा चुनाव का गणित और कानूनी प्रावधान देखे थे। तो उसमें कुछ साथियों को यह कन्फ्यूजन हो गया कि अगर कोई उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देना चाहता है और सेकंड जब सरप्लस ट्रांसफ़र होता है तो वो वोट दूसरे राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को चले जाते हैं। तो हम भारतीय राजनीति के एक राज्यसभा चुनाव में उपजे विवाद से यह देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे सरप्लस वितरण है वह होता है और वह मतदाता की जो इच्छा है उसके विरुद्ध नहीं होता। उसने जो इच्छा कन्वे की होती है सेकंड चॉइस में, उसी के अनुरूप ही वह उस उम्मीदवार को जाता है जिसको वह अपना मत देना चाहता था। गुजरात में राज्यसभा चुनाव थे 2017 में। हमने गुजरात का उदाहरण इसलिए लिया कि सारे राज्यसभा चुनाव में विवाद हो ऐसा ज़रूरी नहीं। तो इसमें जो विवाद हुआ था उससे हमें कम चीज़ें कल्पित करनी पड़ेगी तो समझने में थोड़ा आसान रहेगा। 3 सीटों के लिए चुनाव थे और बीजेपी ने 3 सीट घोषित की, उम्मीदवार घोषित किए अमित शाह, स्मृति ईरानी और बलवंत सिंह राजपूत, जबकि कांग्रेस ने अहमद पटेल, यानी कुल उम्मीदवार हो गए 3 + 1 4। तो 4 उम्मीदवार होते ही चुनाव का होना तय हो गया। अगर टोटल सीटें जितनी होती उतने उम्मीदवार होते तो ये निर्दलीय निर्विरोधी घोषित हो जाते। गुजरात विधानसभा में सदन की क्षमता थी 182। कांग्रेस के 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया तो प्रभावी सदन की जो स्ट्रेंथ है वो हो गई 176। अब इसमें जो विवाद था वो क्या हुआ था यह देखते हैं। 176 विधायकों ने वोट दिए, इनमें से 2 को अवैध करार दे दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि इन दोनों उम्मीदवारों ने ऐसे व्यक्ति को मतपत्र दिखा दिया था जो पार्टी के द्वारा नियुक्त नहीं था। हमने पढ़ा था कि राज्यसभा का चुनाव है वह ओपन बैलेट है, यानी मतदाता को अपना मतपत्र राजनीतिक दल के द्वारा जो नियुक्त एजेंट होते हैं उनको दिखाना पड़ता है कि उसने फर्स्ट चॉइस किसको दी, सेकंड चॉइस किसको दी। तो यह अगर किसी अवैध व्यक्ति को दिखाया जाएगा तो उसे अवैध माना जाता है। यहाँ यही हुआ कि 2 विधायक थे, उनके मतपत्रों को उन्होंने अपनी पार्टी के एजेंट्स की बजाय दूसरे लोगों को दिखा दिया था, तो इलेक्शन कमीशन ने उनके मतपत्रों को अवैध घोषित कर दिया था। चुनाव आयोग ने इन 2 मतों को अवैध माना, इसलिए वैध मतों की संख्या हो गई 174। अब राज्यसभा चुनाव का जो काउंटिंग का अगला चरण होता है वह होता है वैध मतों को उनके द्वारा फर्स्ट चॉइस के आधार पर अलग अलग टोकरी में रखना। फर्स्ट चॉइस जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि प्रत्येक मतदाता अपने मतपत्र पर प्रत्येक उम्मीदवार को या किसी एक को चॉइस देते हैं। जैसे किसी मतदाता ABC उम्मीदवार हैं तो उनको फर्स्ट चॉइस दी, सी को सेकंड दी या थर्ड किसी को नहीं दी। तो ऐसे मतपत्रों को कि फर्स्ट चॉइस किसको मिली है उस आधार पर अलग अलग किया जाता है। जैसे ये 3 मतपत्र हैं, यहाँ हम देखते हैं कि फर्स्ट चॉइस के आधार पर ए के पास 2, यानी ए की टोकरी में 2 मतपत्र जाएंगे, बी की टोकरी में कोई मतपत्र नहीं जाएगा और सी की टोकरी में 1 मतपत्र जाएगा। ऐसे मतपत्रों को अलग करते हैं। तो यहाँ वैध मतपत्र हैं 174 और जीत के लिए एक निर्धारित कोटा होता है, उस कोटा को अचीव करना जरूरी होता है। तो निर्धारित कोटा कैसे तय किया जाता है, इसका फॉर्मूला है कि पहले प्रत्येक वैध मत को एक मत मूल्य अलॉट किया जाता है। तो यहाँ मत मूल्य 100 अलॉट कर दिया तो टोटल मत मूल्य कितना हो गया 17,400। जीत के लिए निर्धारित कोटा कैसे तय किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है कुल मत मूल्य यानी 17,400 बट्टे सीट जिन पर चुनाव होना है, यहाँ 3 सीटों पर चुनाव होना है, +1 3+1 और बाद में ओवरऑल उसमें 1 और जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ इस फॉर्मूले से मत मूल्य आ गया 4351, अर्थात विजय प्राप्त करने के लिए निर्धारित कोटा 4,351 मत
प्राप्त होने जरूरी हैं। 4,351 के मत मूल्य के मत प्राप्त होने जरूरी हैं। अब प्रथम राउंड में प्राप्त मत और मत मूल्य क्या थे, यह हुआ आंकड़ा है, कोई कल्पित नहीं है। कैसे कितने मत मूल्य इनको प्राप्त हुए थे, यह मैंने द हिंदू से नोट किया है। अमित शाह को कुल 46 वोट मिले, तो मत मूल्य हो गया 4600, यानी प्रत्येक मत का मत मूल्य 100 था। स्मृति ईरानी को भी 46 मिले, तो इनको भी 4600 हो गया। अहमद पटेल को 44 वोट मिले, मत मूल्य हो गया 4400। बलवंत सिंह राजपूत को 38 वोट मिले, मत मूल्य हो गया 3800। तो यहाँ कोटा कितना था, कोटा था 4351। तो 4351 यहाँ 3 उम्मीदवारों को मिल चुके हैं। 3 सीट के लिए चुनाव था, अतः कोटा निर्धारित होने के उपरांत तीनों उम्मीदवारों को विजयी घोषित किया गया। इनमें अमित शाह भाजपा के, स्मृति ईरानी जी भाजपा के और अहमद पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो यह चुनाव हुआ था, ऐसे गणना हुई थी क्योंकि 2 जो वोट थे वो अवैध घोषित कर दिए थे चुनाव आयोग ने। अब यह विवाद हुआ कि भाजपा या बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इन दोनों को अवैध घोषित किया, वह गलत था। तो अब हम इस चुनाव प्रक्रिया को समझने के लिए यह देखते हैं कि क्या वो दोनों अवैध घोषित मत बलवंत सिंह राजपूत को प्राप्त होते, तो क्या तीसरा उम्मीदवार भाजपा का जीतता, यानी वो 2 मत अवैध नहीं मानता अगर इलेक्शन कमीशन, तो क्या होता या क्या होने की संभावना थी। दोनों मतपत्रों को अगर वैध माने तो कुल मत मूल्य, क्योंकि वैध मतों की संख्या 176 हो जाएगी, तो कुल वैध मत मूल्य हो जाएगा 17,600 और निर्धारित कोटा क्या हो जाएगा, उसी फॉर्मूले से निर्धारित कोटा हो जाएगा 4401। अब फर्स्ट राउंड में यानी फर्स्ट चॉइस किस उम्मीदवार को कितने लोगों ने दी, उस आधार पर मत मूल्य देखें। यानी प्रथम राउंड के उपरांत इनको 4600, दोनों को, अहमद शाह और स्मृति ईरानी जी को, अमित शाह और स्मृति ईरानी जी को, अहमद पटेल को 4400। चूँकि कोटा कितना है, 4401 है, तो 4401 से ज़्यादा सिर्फ 2 उम्मीदवारों को मिले हैं, अतः ये 2 उम्मीदवार तो विजयी घोषित हो जाते प्रथम राउंड के उपरांत। लेकिन अभी भी 1 सीट बाकी है। फिर चुनाव का मतगणना का अगला चरण फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में होता है सरप्लस वितरण। ये जो सरप्लस ट्रांसफ़र है यह तभी होता है जब सरप्लस हो। तो यहाँ हम सरप्लस देख रहे हैं कि सरप्लस है। सरप्लस कितना है कि निर्धारित कोटा था 4401 और वोट मिले कितने, अमित शाह जी को 4600 और स्मृति ईरानी जी को 4600। तो दोनों के पास सरप्लस है 199 और 199 का। यह सरप्लस वितरण कैसे हो यह देखते हैं। मानकर चलते हैं कि अगर हम ये मान लें कि भी ये जो सेकंड चॉइस है, जो 46 वोटर्स ने वोट किया है अमित शाह और स्मृति ईरानी को, उन्होंने सेकंड चॉइस भाजपा के दूसरे उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को दी होती, तो ये इनको मिला सरप्लस कैसे स्थानांतरित होता। मानकर चलते हैं कि अमित शाह स्मृति ईरानी को प्राप्त 92 मतदाताओं ने अपने मतपत्रों में सेकंड चॉइस बलवंत सिंह राजपूत को दी है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा मत प्राप्त विजयी उम्मीदवारों के सरप्लस मत मूल्यों का वितरण शुरू करते हैं, लेकिन विजयी उम्मीदवारों को बराबर मत मिले हों तब ड्रॉ निकाल कर शुरू करते हैं। यानी यहाँ क्या है, अमित शाह और स्मृति ईरानी को बराबर 4600 मत मूल्य प्राप्त हैं, तो सबसे पहले किसका सरप्लस ट्रांसफ़र हो यह हमें ड्रॉ से तय करना पड़ेगा। मान लेते हैं अमित शाह जी का सबसे पहले सरप्लस ट्रांसफ़र करते हैं। अब सरप्लस ट्रांसफ़र करने में ये देखा जाता है कि जो मत मूल्य है सेकंड चॉइस का मत मूल्य उतना नहीं होता जितना फर्स्ट का होता है। फर्स्ट में हमने मत मूल्य निर्धारित किया था 100 का। सेकंड का मत मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है, उसका फॉर्मूला है
कुल मत मूल्य, सरप्लस मत मूल्य और उन मतपत्रों की संख्या जिन्होंने द्वितीय वरीयता दी हो। यानी जरूरी नहीं है कि जो प्रत्येक मतदाता को वरीयता पत्र मिलता है, मतपत्र मिलता है जिसमें उन्हें वरीयता देनी होती है, वह सभी उम्मीदवारों को वरीयता दे। हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि कोई एक उम्मीदवार को वरीयता देकर अपना मतपत्र डाल सकता है, कोई तीनों को दे सकता है, सबको दे सकता है, कोई दो को दे सकता है। तो हम यहाँ मानते हैं कि जितने उम्मीदवारों ने सेकंड वरीयता दी है उसका उस पर भाग जाता है। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए 46 के 46 लोगों ने सेकंड वरीयता दी है। तो यहाँ मत मूल्य कैसे निर्धारित होगा? कुल सरप्लस था 199 अपॉन 46, जिन्होंने सेकंड प्रेफरेंस दी है, तो यह मत मूल्य आ जाता है 4, क्योंकि रिमाइंडर को इग्नोर कर देते हैं। अब हम यह भी मान लेते हैं कि इन 46 मतदाताओं ने बीजेपी के ही दूसरे उम्मीदवार श्री बलवंत सिंह राजपूत को अपनी चॉइस दी होगी। तो बलवंत सिंह राजपूत को मत मूल्य कितना प्राप्त होगा? पहले उनको 4000 प्राप्त था और यह अमित शाह के जो मत मूल्य है उसका ट्रांसफ़र करने पर यह हो जाएगा 4184। यहाँ हमने क्या देखा कि मत मूल्य सरप्लस था 199 का था, लेकिन ट्रांसफ़र 184 हुए। यह होता है क्योंकि हमने रिमाइंडर्स जो होता है, भिन्न संख्या है, वह इलेक्शन नियमों में इग्नोर हो जाती है, उनको साथ लेके नहीं चलते। तो सेकंड राउंड के उपरांत अमित शाह के जो सरप्लस था उसका स्थानांतरण करने के बाद में आंकड़ा क्या रहता है? बलवंत सिंह को प्राप्त मत मूल्य 4184, अहमद पटेल को अभी भी 4400 मिले हुए हैं। ऐसे ही स्मृति ईरानी को जो मत मूल्य प्राप्त है 199 का, सेम उसी तरीके से जैसे अमित शाह के सरप्लस को ट्रांसफ़र किया वैसे ही बलवंत सिंह राजपूत को ट्रांसफ़र करते हैं। तो बलवंत सिंह को द्वितीय मतगणना के उपरांत मत प्राप्त होंगे ये 4368 और अहमद पटेल को अभी भी 4400 है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि सेकंड राउंड के उपरांत भी 4401 कोटा प्राप्त 3 उम्मीदवार हमें नहीं मिल पाए, क्योंकि 3 सीटों पर चुनाव था। तो फिर चुनाव मतगणना है वह अगले चरण में जाती है। सरप्लस वितरण करने के बाद में मतगणना का अगला चरण होता है सबसे कम मत प्राप्त उम्मीदवार को हटा करके उसे मिलने वाली उसे जो प्राप्त मतपत्र हैं उनमें जो द्वितीय चॉइस किसको दी गई है उसके आधार पर मत मूल्यों का वितरण होता है। ये हमने उस वीडियो में और डिटेल से देखा था। यहाँ हम देखते हैं कि जब सरप्लस मूल्य वितरण करने के बाद भी परिणाम ना निकले तो सबसे कम मूल्य प्राप्त उम्मीदवार को हटाकर उसे प्राप्त मत मूल्य का स्थानांतरण किया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सीटों के बराबर उम्मीदवारों को निर्धारित कोटा ना मिल जाए। यानी 3 सीटों पर चुनाव थे और 3 उम्मीदवारों को जब तक कोटा नहीं मिल जाए तब तक यह चलता रहेगा। या स्थानांतरण करने के लिए अनएग्जॉस्टेड मतपत्र तथा एक्सक्लूजन के लिए उम्मीदवार ना हो। यानी मत सरप्लस स्थानांतरित करने के लिए अपने पास मतपत्र ही नहीं है और उम्मीदवार हटाने के लिए उम्मीदवार नहीं है, तो सबसे ज़्यादा तब वहाँ मतगणना को रोक देते हैं और टॉप के जो उम्मीदवार होते हैं उनको विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि सेकंड राउंड के उपरांत कोटा तीसरे उम्मीदवार को हासिल नहीं हुआ, लेकिन अगला चरण होगा कि अंतिम उम्मीदवार को एक्सक्लूड करेंगे। तो अंतिम उम्मीदवार यहाँ सबसे कम मत किसको प्राप्त हैं? बलवंत सिंह राजपूत को। तो बलवंत सिंह राजपूत को एक्सक्लूड करते ही सिर्फ 3 ही उम्मीदवार बचते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट तीसरे उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा। अर्थात हमने क्या देखा कि अगर वो 2 मतपत्र वैध होते उस स्थिति में भी अहमद पटेल ही विजयी होते। हमने यह उदाहरण उनकी जीत की वैधता को साबित करने की बजाय यह समझने के लिए किया है कि कैसे सरप्लस ट्रांसफ़र होता है, कैसे एक्सक्लूजन होता है लास्ट उम्मीदवार का, और अगर यह सब होने के उपरांत भी अगर कोटा हासिल नहीं हो पाए तो भी कैसे उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। यानी अगर उम्मीदवार ही बराबर सीटों की संख्या के बराबर हैं, जितनी सीटों पर चुनाव होना है, तो उन्हें विजयी घोषित कर दिया जाता है भले ही कोटा हासिल
ना हो। जैसे यहाँ अहमद पटेल को 4401 का कोटा हासिल इस स्थिति में हासिल नहीं होता, लेकिन जब उम्मीदवार ही 3 बचते बलवंत सिंह जी के हटाने एक्सक्लूजन के बाद में, तो उन्हें विजयी घोषित किया जाता। धन्यवाद।